हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 22 कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लास्ट वीडियो में सेक्शन 21 डिपेंडेंट्स तक देख चुके हैं। अब यहाँ पे बात करी है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। हमने कई तरह के डिपेंडेंट्स पढ़े थे कि सन हो गया, या सन ऑफ अ प्री डिसीज सन हो गया, सन ऑफ अ प्री डिसीज सन ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन हो गया। तो ये सब कौन होते हैं? डिपेंडेंट्स होते हैं, अगर ये माइनर है प्लस एक्स्ट्रा कंडीशंस भी थी। अब यहाँ पे मेंटेनेंस की बात की गई है। क्या कह रहे? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को देख लेना। द हेयर्स ऑफ अ डिसीज्ड हिंदू आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड। तो क्या बोल रहे हैं? जो डिसीज्ड के हेयर्स होते हैं, क्लास 1 हेयर्स, जो हम सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी हम पढ़कर आए थे, क्लास 1 हेयर्स हो गए, क्लास 2 हेयर्स हो गए, इन सब के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं? जो डिसीज्ड पर्सन के हेयर्स हैं वो बाउंड है, वो मेंटेन करेंगे उन डिपेंडेंट्स को। किन डिपेंडेंट्स को? जो डिसीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो उनकी जो भी उसको, उस हेयर को, जो भी डिसीज्ड के एस्टेट से कोई भी शेयर मिला है, उस शेयर में से उस हेयर को क्या है? डिपेंडेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है आर बाउंड टू, तो यहाँ पे हेयर्स क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। ओके, जस्ट वेट। Where a dependent has not obtained the by testamentary या intestate succession से any share in the estate of a Hindu dying after the commencement, the dependent shall be entitled subject to the provisions of the act to maintenance from those who take the estate। कह रहे हैं अगर सपोज वो जो डिपेंडेंट है ना, उसके पास कोई टेस्टामेंट्री विल से, ना कोई इंटेस्टेट सक्सेशन से, टेस्टामेंट्री से या ना कोई इंटेस्टेट सक्सेशन से कोई भी उस डिपेंडेंट के पास शेयर नहीं आया, किस प्रॉपर्टी में से? जो हिंदू डिसीज हुआ है उसके प्रॉपर्टी में से। अगर उस डिपेंडेंट को अगर कोई भी शेयर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कह रहे हैं डिपेंडेंट फिर भी एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। किन के शेयर से? जो जो हेयर्स को शेयर मिला है उनके शेयर से ये एंटाइटल्ड होएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर डिपेंडेंट ही हेयर में काउंट हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पर्सन हु टेक द एस्टेट शैल बी इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द शेयर और पार्ट ऑफ द एस्टेट टेकन बाय हिम और हर। तो जितनी उसकी लाइबिलिटी होगी, सपोज अगर 4 वो थे, हेयर्स थे, तो इनकी लाइबिलिटी कैसे होगी? डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने की अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। मतलब जिन जिन रेशो में इन्होंने शेयर लिया, सपोज 70% या 10%, 20%, 20-30, ये तो 100 हो गया, 60% या 10% ऐसे था। तो ये जो लाइबिलिटी होएगी इनकी डिपेंडेंट को मेंटेन करने की, लाइबिलिटी भी ऐसी होएगी 6:1:2:1 करके। ठीक है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3। कह रहे हैं चाहे इसमें कुछ लिखा हो, चाहे ऊपर वाले में कुछ लिखा हो, नो पर्सन हु इज हिमसेल्फ और हरसेल्फ अ डिपेंडेंट shall be liable to contribute to the maintenance of others if he or she has obtained a share or a part, the value of which is or would, अगर लाइबिलिटी वो कंट्रीब्यूट करने लग गया, becomes less than what would be awarded to him or her by way of maintenance under this act। कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इसमें कुछ लिखा होगी, अपनी लाइबिलिटी किसके अकॉर्डिंग देगा? अपने शेयर के अकॉर्डिंग देगा। चाहे सेकंड में कुछ लिखा हो कि वो बाउंड है मेंटेन करने के लिए, कौन? हेयर जो है। बट कह रहे हैं कि अगर वो खुद ही एक डिपेंडेंट है, ठीक है, और अगर वो कंट्रीब्यूट कर देगा, उसकी लाइबिलिटी क्या बनती है? उसकी शेयर के अकॉर्डिंग। सपोज इसका 10% शेयर था, अगर ये दूसरे डिपेंडेंट को मेंटेन करने में अगर वो दे देगा तो इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो कह रहे हैं फिर ये वाला जो पर्सन है फिर ये लाइबल नहीं होगा कंट्रीब्यूट करने में, कि अगर उसने कंट्रीब्यूट कर दिया तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, और ये खुद भी क्या है? डिपेंडेंट है। ओके, दोबारा पढ़ लेते हैं। नो पर्सन, जो खुद ही डिपेंडेंट है, शैल बी लाइबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ अदर, वो लाइबल नहीं होगा अगर उसने शेयर ऑब्टेन किया जिसकी वैल्यू क्या है, अगर उसने लाइबिलिटी कंट्रीब्यूट करी, बिकम्स लेस देन व्हाट वुड बी अवॉर्डेड टू हिम, उसके पास बहुत ही कम बचेगा। ठीक है, तो वो लाइबल नहीं होगा कंट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं सेक्शन 23 पे।
अब अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस 22 था, मेंटेनेंस डिपेंडेंट्स को देना कि हेयर्स बाउंड होते हैं और जो डिपेंडेंट्स है वो एंटाइटल होते हैं, ये सब क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है, किस किस प्रपोर्शन में ये इनको मेंटेनेंस देंगे। अब कह रहे हैं क्या अमाउंट होगी, क्या देखकर कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये पर्सन इतना मेंटेनेंस देगा, ये इतना देगा, कैसे देखते हैं। It shall be the discretion of the court to determine whether any and if so what maintenance shall be awarded under the provisions of this act, कि डिटरमाइन करना क्या मेंटेनेंस दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो किस अमाउंट में दिया जाएगा, ये क्या है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। द कोर्ट शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू द कंसिडरेशन सेट आउट इन सब सेक्शन 2 and 3 सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। कह रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए कोर्ट क्या है सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 की हेल्प लेगा। जैसे कि देख लेते हैं, अगर हमें मेंटेनेंस डिसाइड करना है जो वाइफ को, चिल्ड्रन को, एज्ड या इन्फर्म पेरेंट्स को देना है, तो कोर्ट क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखेगा, मेंटेनेंस ग्रांट करते समय क्या क्या चीज़ कोर्ट उस चीज कंसिडर करेगा। द पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज, कि क्या पोजीशन है, क्या बिल्कुल ही रिच है तो ठीक है तुम्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने बोला है अगर तुम अर्न नहीं कर पा रहे या तुम अपनी सेल्फ अर्निंग नहीं कर पा रहे तो तुम्हें दिलवा देता मैं, ठीक है। या क्लेमेंट जो क्लेम कर रहा है उसकी रीजनेबल वांट्स क्या है, अगर क्लेमेंट जिंदा है, इज लिविंग सेपरेटली, जिंदा नहीं सॉरी, अगर वो अलग से रह रहा है तो क्या वो जस्टिफाइड है अलग रहने में। जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, सेक्शन 18 में भी पढ़ा था कि वाइफ क्या है अलग रह रही है, क्यों रह रही है, कई सारे ग्राउंड्स थे जैसे कि, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, क्या क्लेमेंट के पास कोई खुद की प्रॉपर्टी है, क्या उसको उसमें से कोई इनकम मिल रही है, ठीक है, क्या उसके पास खुद की कोई अर्निंग है या कोई और सोर्स जहाँ से उसको पैसा आ रहा हो। तो कोर्ट ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा उसको मेंटेनेंस ग्रांट करने से पहले। एक और क्या चीज़ देखेगा कोर्ट, नंबर ऑफ पर्सन, कौन कौन मेंटेनेंस मांग रहे हैं, भाई 10 जने हो तुम, 5 जने हो, कितने हो, ये चीज़ भी कोर्ट देखेगा, ठीक है। ये तो था वाइफ, चिल्ड्रन और एज्ड या इन्फर्म पेरेंट्स के केस में। अब जो सबसेक्शन 3 है वो बात करते हैं डिपेंडेंट को कैसे देंगे। अब उस केस में हम क्या देखेंगे, नेट वैल्यू ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड, कि जो डिसीज पर्सन है उसकी पूरी एस्टेट की नेट वैल्यू क्या है, उसके पेमेंट्स चुकाने के बाद, क्योंकि जो डेब्ट्स होते हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 26 में भी लिखी गई है इसी एक्ट के, कि डेब्ट्स को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो कह रहे हैं क्या वैल्यू बचेगी उस डिसीज्ड पर्सन की सारी डेब्ट्स देने के बाद, द प्रोविजन इफ एनी मेड अंडर अ विल ऑफ द डिसीज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट, कि क्या उस बंदे ने विल में अपना, मैं वापस बताती हूँ ये पॉइंट, क्या उस बंदे ने अपने जो डिसीज पर्सन था क्या उसने विल में किसी डिपेंडेंट का नाम लिखा है, कोर्ट इस चीज़ को भी कंसीडर करेगा, ठीक है। फिर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू, जो डिसीज्ड है और वो जो डिपेंडेंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है, रीजनेबल वांट क्या है, डिपेंडेंट की क्या क्या रीजनेबल वांट्स हैं, इन दोनों का आपस में पास्ट रिलेशन क्या रहा है, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिपेंडेंट एंड एनी इनकम डिराइव्ड, भाई इसके पास क्या कोई प्रॉपर्टी है, क्या कोई ये और अर्निंग करता है, क्या ये खुद को मेंटेन कर सकता है या नहीं कर सकता, और कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है कोर्ट क्या है कंसीडर करता है वाइल ग्रांटिंग मेंटेनेंस टू देम। तो इसमें 3 सब सेक्शंस थे, जिसमें फर्स्ट में बताया कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, सेकंड में बताया कि जो वाइफ, चिल्ड्रन या एज एंड फर्म पेरेंट्स है उनके केस में कैसे होगा, और थर्ड में बताया जो डिपेंडेंट्स है उनके केस में कोर्ट कैसे देखेगा, क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन 22 और 23 ही हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 24 और 25 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।